इस एम्बिशन के ऊपर सबसे पहली बात है कि कार्रवाई कब शुरू करनी चाहिए हमारे को, उसके बारे में हमें कब सोचना चाहिए। जैसे आप बताइए, खड़े होइए, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? आर्मी। आर्मी एज क्या? फार्मिंग। आप फार्मिंग करना चाहते हैं, गुड। तो फार्मिंग में क्या करना चाहेंगे आप? आप सिर्फ खेती करेंगे? हैं? खेती करेंगे, गुड। तो खेती में क्या करना होगा आपको? खेती कैसे करेंगे कि आपको और अच्छी तरह से हो, जो आपको इफेक्टिव समझते हैं आप? क्या होता है इफेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रभावशाली। तो फार्मिंग भी दो तरह की होती है, एक प्रभावशाली यानी कि आप कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा उत्पत्ति हासिल करें, है ना? तो वो कैसे होगी, समझे? गुड, बैठिए। आप खड़े हुई, आप क्या करना चाहते हैं? हाँ हाँ, अभी को बोल रहा हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं, गुड। कौन सी क्लास आपकी, कौन सी इंस्टीट्यूट है आपका? है 12th में हो आप, तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर कैसे बनते हैं? नीट निकालना पड़ता है, गुड। नीट में सिलेबस क्या आता है? अब ध्यान दीजिएगा ये बात, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कोई बात नहीं। या तो इस बच्चे ने पहले सोचा ही नहीं है कि ये क्या करना चाहता है। अगर सोचा है और ये 12th में है, साइंस का स्टूडेंट है, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, अगर इसने सोच रखा है कि मेरे को नीट निकालना है, ये 10वीं के बच्चे खासकर ध्यान देना, नीट का एग्जाम कब होगा? कौन सी, जून जुलाई? तो अभी 12वीं में आए हो ना, तो अगले साल होगा, है ना? और अभी 12वीं का बोर्ड भी है। तो आप ये देख लीजिए, इस बच्चे को नीट करना है, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर के बनना है, नीट करना है। नीट करने के लिए सबसे पहली बात, कितने नंबर आते हैं नीट में? मैक्सिमम 720, है ना? 720। और किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कम से कम कितने नंबर होने चाहिए? अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी नहीं है तो, है ना? और अगर आपको 600 650 नंबर लेने हैं तो क्या, अगर आपने अभी तक सोचा भी नहीं, आपको ये पता नहीं है कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो क्या आप एक साल में इतनी पढ़ाई करके, इतनी तैयारी करके कर पाएंगे? जो बच्चा पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा है, यानी कि वो 9वीं से शुरू कर देता है, तो जिसने 3 साल पहले कर दिया और 1 साल अभी करेगा, क्या आप उसको पीछे छोड़ के आगे जा पाएंगे? बैठिए, खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इसी प्रकार से कई बच्चे मेरे को बोलते हैं कि भाई हम आर्मी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आर्मी में क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं? अगर आप एनडीए है तो एनडीए का सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है? लोग मेरे को बोलते हैं कि आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आईपीएस की तैयारी कैसे होती है? कोई मुझे बता सकता है कि आईपीएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी में क्या होता है? सिविल सर्विसेज में कैसे तैयारी करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या है? खड़े हो, घबराना नहीं। नाम और इंस्टीट्यूट? सर मेरा नाम है सत्यम द्विवेदी, मैं मार्तल के गुड। कौन सी क्लास? इसका मतलब तू 10वीं में होगा? यस सर, अभी 10वीं में गया हूँ। हाँ बताओ सर, जैसे आईएएस की तैयारी में हिस्ट्री जो हो गई, 6 से 12 तक की हिस्ट्री कंप्लीट हुई। वेरी गुड। और इसी तरह ज्योग्राफी हो गई, और सिविक्स हो गई, पॉलिटिक्स। इसके एग्जाम कितने होते हैं? सर इसके 3 मेन एग्जाम होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। वेरी गुड। और प्री में क्या होता है? सर प्री में कई एग्जाम होते हैं। प्री एग्जाम कैसा होता है? सर रिटर्न। रिटर्न में क्या क्या उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं? एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू, वेरी गुड। उसके बाद में सर प्री जब क्लियर हो जाता है तो मेंस। मेंस कैसा होता है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब समझते हैं? व्याख्यात्मक मतलब समझते हैं सारे, है ना? गुड। अगर व्याख्यात्मक आप समझते हो अच्छी बात है, मैं पहली बार वर्ड सुन रहा हूँ। हाँ, फिर इसके बाद इंटरव्यू। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, वेरी गुड। उसमें सर रैंक डिसाइड होती है।
वेरी या गुड। पेट हफ्ता में क्या करना चाहता है आगे? सर मैं डॉक्टरी करूँगा। नॉलेज पूरी हासिल कर रखी है, ये बनना चाहता है डॉक्टर। डॉक्टर की नॉलेज। डॉक्टर की नॉलेज है, चलिए बताइए। सर 12th वो अपना 10th में चूज कर लेते हैं बच्चे और 11 12 में बायो हो जाती है सीधी से बायो से, और जिसमें उसका 720 का पेपर होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको अच्छे से उसको पढ़ने चाहिए और अच्छे से क्या पढ़ लेनी चाहिए? मतलब अच्छे से कंसंट्रेट करके किताब कौन सी? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कौन सी? एमपी बोर्ड एनसीईआरटी एमपी बोर्ड, ओके। एनसीईआरटी हाँ? एनसीईआरटी एनसीईआरटी। ये सर 720 का पेपर होता है, जो कि अभी 4 मई को पेपर है इस साल का 2025 4 मई अनिल 5 को गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपको आपका? पता है सत्यम। ना? सत्यम, बहुत अच्छी बात है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपके घर में कौन कौन है? सर यहाँ रीवन तो मैं अकेले ही रहता हूँ। बाकी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर कटरा कलवारी नाम है, उससे 5 के सर्रा काकर गांव आता है। घर में कौन कौन है? सर मम्मी पापा है, मम्मी आंगनवाड़ी में, पापा टीचर है। टीचर हैं? यस सर। इसमें सर गवर्नमेंट कौन सा स्कूल? सर अतिथि शिक्षक में है सर डाक गुड। आपसे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, और जितने भी शिक्षकगण बैठे हैं, मैं आप लोग के लिए एग्जाम्पल है कि ये देखो कितना अच्छा बच्चा है ये। आप कम से कम अपने बच्चों को भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए, है ना? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम बच्चे को इतनी नॉलेज होनी चाहिए। आपके 11th में कितने मार्क्स थे? 11th में? सर अभी मैं 10th में गया हूँ 9th अच्छा सॉरी, 9th में कितने थे? सर 81.20 81.2। आप कुछ तैयारी कर रहे हैं इसकी एनसीएस का नीट की? सर अभी थोड़ा मतलब सर जो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा बस, बाकी सब अच्छी बात है। यहाँ तो मार खा गए, यहाँ थोड़ा सा आप मार खा गए हो, ठीक है ना? बात आपने बिल्कुल ठीक बोली कि भाई अभी आप 10th में गए हो तो थोड़ा सा तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तैयारी बेटा पहले से ही करते रहना है। पढ़ लो, देख लो कि उसके अंदर है क्या। नाइन्थ बैठिए, गुड, वेरी में गुड। प्रवेश किया है। वो सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस जॉब को हम चाहते हैं उसकी तैयारी में क्या क्या इंक्लूड होता है, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, उसको पढ़ना कैसे होता है, उसके एग्जाम किस प्रकार के होते हैं। अगर आईएएस का अगर हम बोल रहे हैं तो पहले तो एमसीक्यू होता है और दूसरा होता है सब्जेक्टिव, यानी कि एमसीक्यू में तो आप एक एक चीज रटा मारते हैं, लेकिन जो व्याख्यात्मक है उसके अंदर आपको जवाब ऐसे लिखना आना चाहिए कि उतने समय में आप जो आप बोलना चाहते हैं और इफेक्टिवली जो प्रभावशाली तरीके से बोलना चाहते हैं, अगले को समझ आए कि जो चेक करने वाला है आपके मैक्सिमम पॉइंट्स देख के कि हाँ भाई इसके ये पॉइंट अच्छे हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दे। जब आपके नंबर ज्यादा होंगे तब वो नंबर आपके जुड़ेंगे मेरिट में भी। इंटरव्यू जो होगा, जो आपका फाइनल मेरिट बनेगी, उसके अंदर रिटर्न का भी होगा कि नहीं, मेंस का। तो जब आप व्याख्यात्मक को ढंग से करेंगे तभी आपका इंटरव्यू नंबर आएगा और मेरिट दोनों को मिला के आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आपने जो तैयारी करनी है उसके सब्जेक्ट कैसे है और उसको आपने किस तरह से याद करना है, व्याख्यात्मक के लिए या मल्टीपल चॉइस के लिए। नंबर 2। नंबर 3, अभी अगर हम बोलते हैं कि भाई कितने सब्जेक्ट हैं, तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अगर मैं सिर्फ आईएएस की बात करके चल रहा हूँ, बाकी किसी की नहीं बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। अभी आईएएस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको उसमें भी कौन कौन से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज और क्या क्या होता है? मैथ्स होता है सर हल्का। देखो, प्रीलिम्स का अलग है और मेंस में आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, है ना? तो प्रीलिम्स में तो ये सारे का सारा आएगा, उसके बाद में मेंस में आएगा। तो जैसे आपने बोला कि भाई जनरल नॉलेज, आप बोल रहे हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर दोनों चीज होती है, उसमें आपको कौन सी क्लास से किताबें पढ़नी पड़ती हैं? 6th से। जीएस के 4 और कौन सी किताब है वो भी? एनसीईआरटी की। वेरी गुड। तो एनसीईआरटी की यदि आप किताबें बोलेंगे कि आपको पढ़नी है, आप पहले पढ़ चुके होंगे, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर आप अभी दोबारा पढ़ेंगे तब आपके दिमाग में ज्यादा चीजें बैठनी शुरू होंगी।
तो आपको पहले तो ये देखना है कि मेरे को ये किताबें पढ़नी है, ये किताब मैं कितने दिन में खत्म करूंगा। उसका भी कोई आपको बनाना पड़ेगा टारगेट कि भाई मैं ये किताब इतने दिन में खत्म करूंगा। बट कितने दिन है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो आप पहले तो सब्जेक्ट देखेंगे, हर एक की किताबें देखेंगे, हर एक किताब के फिर आप देखेंगे कितने चैप्टर हैं, कितने पेज हैं। फिर आप देखेंगे कि आपको ये कितने दिन में कंप्लीट करना है, क्या उतना समय है आपके पास में। फिर आपने उसको वो जो नंबर ऑफ पेजेस है और कितने पेज हैं और कितने दिन बचे हैं, आपको दिन से वो पेज डिवाइड करने पड़ेंगे। तब आपको पता लग जाएगा कि एक दिन में आपको कितने पेज पढ़ने हैं। और अगर जैसे मैंने आज सोचा कि मुझे 40 पेज पढ़ने हैं, मतलब रोज मुझे 40 पेज पढ़ने हैं, और आज किसी कारण पे 40 पेज नहीं पढ़ पाया, तो कल क्या होगा, बढ़ जाएगा, कल 80 पेज हो जाएंगे। तो जब मैं 40 ही पेज एक दिन में नहीं कर पाया, तो क्या मैं 80 पेज कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, रोज पढ़ना नहीं, मैं 40 पेज की जगह पे 60 पेज पढ़ूं आज। क्यों? क्योंकि मैंने अपना आधा दिन बचा लिया। कल को मेरे को कहीं जाने का मन हुआ, या कोई शादी आ गई, या कोई दोस्त आ गए, या कोई रिश्तेदार आ गए, या हमारे को जाना पड़ा, तो कम से कम मेरा जो कल का जो सिलेबस है वो मैं पहले से कवर करके बैठा हुआ हूं, है ना। तो इसीलिए इस तरह से मेरे को 2 से 3 दिन अपने पहले ही कवर कर लेने हैं। उसके बाद में मैं 40 पेज करके बाकी की पढ़ाई करके अपना खत्म करूंगा। बात समझ में आई? दूसरी बात, बेटा जो ये पढ़ाई है ये बहुत लंबे तक चलती है, इसकी जो तैयारी है बहुत लंबे टाइम तक चलती है, और कोई भी आदमी इतने लंबे टाइम तक पढ़ नहीं सकता। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है ना। तो इसी तरह से आपको भी जब आप पढ़ाई कर रहे हो, हफ्ते में एक दिन छुट्टी है, उस दिन आप पढ़ाई नहीं करेंगे। तो जो मैंने पहले बोला था कि आपके पास में कितने पेज हैं और कितने दिन हैं, तो वो जो दिन है टोटल, उसमें से संडे माइनस कीजिए, तब कैलकुलेट करिए कि मेरे पास इतने दिन है। तब आप देखेंगे कि आपको 40 की जगह हो सकता है 42 पेज पर दिन पढ़ने पड़े। बात समझे? क्योंकि संडे एक ऐसा दिन रखिए कि बिल्कुल खाली रखिए, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो भी नहीं तो बोलेगा छोड़ यार नहीं होती पढ़ाई। लेकिन अगर आप संडे रख रहे हैं तो पूरे हफ्ते आपका दिमाग बोलेगा अरे मेरे को तो अवार्ड मिलने वाला, मेरे को छुट्टी मिलने वाली है, तो मैं इसको पढ़ूं। बात समझ में आई? अगली बात है कि पढ़ाई करते कैसे। आपने दिन में तो बोल दिया कि मेरे को 40 पेज पढ़ने हैं, लेकिन जब आप पढ़ने बैठे, कभी भी 1.5 घंटे से पहले उठना नहीं है पढ़ते हुए। जो भी 1.5 घंटे से पहले उठा, इसका मतलब आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, पहले के 10-15 मिनट तो दिमाग में ऐसे ही हलचल रहती है ना, क्योंकि पुरानी बातें वो सब चल रही होती है या कुछ और होता है। फोकस और कंसंट्रेशन आपका 15 मिनट के बाद ही शुरू होता है, और उसके बाद में जब आप पढ़ेंगे तब आपको कुछ दिमाग में बैठेगा। तो जब भी पढ़ने बैठो, एक अपने सामने कागज लिखो या ब्लैक बोर्ड रखो, एक कॉपी रखनी चाहिए हमेशा। मैं इतने बजे बैठा, और अगर मैं आधे घंटे से पहले उठा तो वो दिल नलीफाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देखेंगे कि मैं इस बजे बैठा और मैंने इतने बजे तक पढ़ना, उससे पहले आप उठेंगे। बैठने से पहले आपका जो पानी है, आपको और किसी चीज की किताबें हैं, कॉपी है, जो भी आपका राइटिंग मटेरियल है, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, अगर आप कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, आपका मोबाइल से पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी टेबल पे रखी होनी चाहिए। कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। आप कोई भी बहाना नहीं बना के उठेंगे। वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, पहले जाके बैठेंगे। 1.5 घंटे का मतलब 1.5 घंटा कुर्सी छोड़ने नहीं है। टाइम से आप लिखेंगे,
फिर आता है जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पढ़ना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जो मुश्किल है वो ये है कि अपने दिमाग को कंसंट्रेशन लगाना कि किताब में लिखा क्या है। अगर आप जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो देखिए कि चैप्टर क्या है। हमेशा बुक में इंडेक्स से शुरू कीजिए कि कौन कौन से चैप्टर हैं। फिर जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले तो एक एक पेज को खोल के देख लीजिए कि कितने पेज हैं। फिर देखिए कि उसके अंदर क्या क्या मोटे मोटे टॉपिक लिखे हैं। उन टॉपिकों को समझो कि अच्छा ये टॉपिक ये है, ये है, ये है, तो आपको पहले आइडिया होने लग जाएगा कि इस टॉपिक में क्या लिखा है। फिर उसके सब टॉपिक देखिए। फिर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, एक पेज या एक पैराग्राफ या पोर्शन जब दो होते हैं तो एक किसी पोर्शन को आप पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपको एक क्वेश्चन पढ़ के देखना है कि मैंने याद क्या किया। पहली बार जब आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, ना आप याद करने की कोशिश करना। पहली बार में रट्टा मारने की कोशिश करना ही नहीं है। पहली बार में समझने की कोशिश करनी ही नहीं है। पहली बार सिर्फ रीडिंग होगी एक एक वर्ड की, और जब आप रीडिंग करेंगे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बैठेगा। उसके बाद में जब आप दूसरी रीडिंग करेंगे तब आपका दिमाग में ऑलरेडी कुछ चीजें होंगी और आपको देखेंगे कि आपको अपने आप चीजें याद होने लग जाएंगी। पहली बार में क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश भी मत करना। अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो नेट पे जाके या किसी और किताब को रेफर करने के ढूंढने की कोशिश पहली बार में नहीं होगी। पहली बार में अगर कुछ नहीं समझ आ रहा उसको खाली अंडरलाइन कर दो पेंसिल से, ये क्वेश्चन मार्क है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसको मेरे को देखना है। फिर आप जब सेकंड रीडिंग करेंगे तब आप उसको रिसर्च करना शुरू करो। लेकिन रिसर्च भी करना उतना ही है, ध्यान रखना कि आपके पास में टाइम कितना है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग एक चीज को छोड़ के दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के रिसर्च में चले जाते हैं। टाइम को ध्यान रखना है और कितने लेवल तक हमारे को रिसर्च करके उसके बारे में जानकारी हासिल करके आगे जाना है वो ध्यान रखना है। उसके बाद में जो मैंने बताया कि उस पैराग्राफ में क्या लिखा है उसका पॉइंट लिख लो। जब आपने 2 पेज पढ़ लिए, तीसरे पेज में गए, तब उसको पेज पलटा आपने, पीछे वाला पेज ढका गया, तब आप वो याद कीजिए कि उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ था। तो हर पैराग्राफ के लेफ्ट में लिख लीजिए कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। जब आपने पेज पलटा तब आए 2 मिनट दिमाग को देखिए कि पिछले पेज में मैंने क्या क्या लिखा था, क्या क्या बताया। इस तरह से जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है अब अपने आप आपको याद हो जाएगा कि पहले पेज में ये टॉपिक था, दूसरे में ये टॉपिक था, तीसरे में ये टॉपिक। और जब टॉपिक पता लग गया तो उसके अंदर का भी आपको मोटा मोटा याद हुआ ही होगा। और उसके बाद में किसी भी चीज को आप याद करने बैठेंगे तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं आएगी आपको याद करने। इस तरह की पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? निरंतरता। निरंतरता, निरंतरता नहीं, लगातार, निरंतरता। मीनिंग देख लीजिएगा। मतलब आपको पढ़ाई लगातार एक पेस पे, एक स्पीड पर। आपने देखा होगा जो मैराथन दौड़ने वाले हैं, 40 किलोमीटर दौड़ने वाले, है ना, वो दौड़ना शुरू करते हैं और उनके पूरे टाइम पे एक ही स्पीड रहती है। ये नहीं कि पहले स्प्रिंट मारी फिर जॉगिंग की, फिर स्प्रिंट मारी फिर जॉगिंग की। स्प्रिंट तो आप मार ही नहीं सकते कभी, ध्यान रखिएगा। पेस आपकी इतनी होनी चाहिए, इतनी दौड़ की स्पीड होनी चाहिए कि आप उसको बरकरार रख सकते, ना तो उससे कम ना उससे ज्यादा। तो ये तो हो गया आपके पढ़ाई के बारे में। और आपने टाइम प्लान बनाना है कि अगर मेरे को इतने पेज करने हैं इतने दिन में और एक दिन में मेरे को इतने पेज करने हैं तो मैं वो कब करूंगा, मेरे पास टाइम कब है। तो टाइम आप अगेन टाइम जो है वो प्रैक्टिकल रहिएगा, ज्यादा एम्बिशियस को क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षी। ज्यादा आकांक्षावादी नहीं बनेंगे।
कि नहीं मैं तो दिन में 18 घंटे पढ़ूंगा, 18 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता इस उम्र में। अगर आपने 12th कर ली, आपने ग्रेजुएशन कर ली, फिर आप 18 घंटे पढ़ सकते हैं सिर्फ इस चीज के लिए। लेकिन अभी आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, अभी आप नहीं पढ़ सकते। क्लियर है? तो अभी आप टाइम बनाइए कि मैं इतने बजे उठूंगा, सुबह मैंने बाहर जाना ही जाना है। यही आदत आपको अभी डल रही है कि सुबह मैंने उठना है इतने बजे, और चाहे कुछ हो जाए, मैंने ब्रश की हो ना की हो, मेरी नींद पूरी हुई हो ना आई हो, मैंने चारपाई छोड़ के नीचे पैर रखना ही रखना है। अगर मेरे पास ब्रश करने का टाइम है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कुल्ला करके ही जूते चप्पल जो भी है मैं बाहर निकलूंगा ही निकलूंगा। और एक बार बाहर निकल गए कमरे से, घर से, तो डेफिनेटली वॉक करके ही आओगे। फिर अपने दिल में अपने आप हो जाते कि यार मैं थोड़ा और वॉक करके आता हूँ, फिर थोड़ा और वॉक करके आता हूँ। ये आपने शुरू कर दिया तो आपका डिसिप्लिन और आपका रूटीन अपने आप बन जाएगा। जो इंसान सुबह जल्दी उठ के, जल्दी का मतलब समझते हैं, अंधेरा नहीं मैं बोल रहा हूं, सूरज उगने से पहले जो बाहर निकल गया, जो सुबह की हल्की हल्की रोशनी होती है, मौसम इतना बढ़िया ठंडक वाला होता है, जब आप बाहर निकलोगे आपके शरीर को, आपके दिमाग को इतना अच्छा लगेगा, इतना सुकून मिलेगा, और उस टाइम पर देखना आपका दिमाग कैसे दौड़ेगा। सारी चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। कोई चीज आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, कोई चीज आपको दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन अपने आप मिलेगा। जब आप बाहर जाएंगे, कोई मोबाइल हाथ में नहीं है, वातावरण इतना शांत है, इतना ठंडा मौसम है, आसपास हरियाली है, आपको सबसे पहले तो यही सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा कि देखो आज मैं उठा हूं जल्दी। बाकी दुनिया जो सो रही है उससे मैं पहले ही ऊपर आ गया हूं। जो कंपटीशन में मेरे साथ है उससे मैं पहले ही इतना स्तर ऊपर आ गया हूं। तो ये सेंस ऑफ अचीवमेंट एक दिन आएगी, अगले दिन यही सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको और ऊपर लेके जाएगी। और शुरुआत कहां से हुई है? वही चारपाई छोड़ के कमरे से बाहर निकलने की, घर से बाहर निकलने की। तो आप टाइम प्लान में ये बनाएंगे, मैं इतने बजे उठूंगा, मैं वापस आऊंगा, चाहे मैं आधा घंटा वॉक करके आऊं, आधा घंटा रनिंग करके आऊं। मैं नहीं बोलता रनिंग करो, आप थक जाओगे, स्कूल में जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। जब आपको जरूरत हो रनिंग की तब करो, अभी आप सिर्फ वॉक करो। जब आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तब दौड़ की तैयारी करो। किसी को वजन कम करना है वो दौड़ करे, बाकी को दौड़ करने की जरूरत नहीं है। बाहर जाओ, वॉक करो, वापस आओ। जो आपने सुबह का कार्रवाई करनी है करो, स्कूल जाइए, जो भी आपका पूरे दिन का काम होता है आप करिए, वापस आएंगे। वापस आने के बाद में थोड़ी देर आराम बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप सुबह के उठे हुए, सारा दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं, इधर से उधर हरकत कर रहे हैं। अब आके आपको कम से कम आधा घंटा आराम करना है, बॉडी को रिचार्ज करना है। उस आधे घंटे के बाद में फिर आप अपने बाकी दिन का प्लान बनाइए। और जो प्लान बनाएंगे वो बनाएंगे केवल 10 बजे तक। यानी कि यदि आप सुबह 5:30 बजे उठते हैं, 5:30 उठने के बाद 5:45-6 बजे वॉक करने जाते हैं, तो रात को 10 बजे तक आप प्लान बनाइए। आखिरी का जो आधा घंटा है, मैंने पूरे दिन क्या किया, जो मैंने अचीव करने का एम लिखा था, क्या मैंने वो कर लिया कि नहीं कर लिया, उसको रिव्यू करिए। देखिए कि मैंने कहां गलती की, कहां कमी की। वाइंडिंग अप इसे बोलते हैं, कूलिंग डाउन। वार्म अप होता है दौड़ने से पहले, तो सुबह आपने वॉक करके वार्मिंग अप कर ली। सोने से पहले कूलिंग डाउन करिए, आपका दिमाग शांत होगा, आपको फर्स्ट क्लास नींद आ जाएगी। फिर आप 8 घंटे अपना सो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने दिन को बनाएंगे, इस तरह से आप अपना डिसिप्लिन बनाएंगे, इस प्रकार से आप अपना डेली रूटीन बनाएंगे। संडे टोटल फ्री, कुछ नहीं करना,
आपको मैं बता सकता हूं, आप लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। उसके बाद में एग्जाम अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है वो बाद में कभी मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा एसएसबी के बारे में बताऊंगा। एसएसबी में क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? एसएसबी क्या होती है? हाँ, एसएसबी का फुल फॉर्म? गुड, क्या होता है उसमें? ये तो आप पूरा प्रोसीजर बता रहे हो। एसएसबी का मकसद क्या है? एसएसबी का मकसद क्या है? मकसद मतलब इरादा क्या होता है एसएसबी में? जो वहां पर बैठे हैं तो किस इंसान को सेलेक्ट करने की चाहते हैं? एसएसबी में किस तरह के इंसान को सेलेक्ट किया जाता है? ओके, और कुछ? हाँ, गुड, मन में, वचन में और कर्म में एक है। गुड। क्या नाम है? रुद्राक्ष रुद्राक्ष दीक्षित। कौन सा इंस्टीट्यूट? पीजी कॉलेज सत्ता। कौन सा ईयर है? और क्या सब्जेक्ट्स हैं? एक बायोलॉजी वाला है वो आईएएस के बारे में बात करता है, एक कंप्यूटर साइंस वाला है वो साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। वेरी गुड, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या क्या बोला, दोबारा दोहराइए। मन, वचन और कर्म में एक है। ये कहाँ सुना आपने, ये कहाँ सीखा? सर मैंने एनडीए का एग्जाम दिया है और उसके प्रिपरेशन के दौरान मैंने। वेरी गुड। तो जो इसने एक बात बोली है, बहुत ही सटीक बात बोली है। मन, वचन और कर्म। मन, वचन और कर्म कैसे इकट्ठे काम कर सकते हैं, अब ये बताओ मेरे। बैठो। वहां पर ये तो आपने वर्ड सुन लिया, लेकिन मैं आपको जरा बता देता हूं कि वहां होता क्या है। बेसिकली वो आपको एक पर्टिकुलर क्वालिटी देख रहे हैं कि भाई क्या इस बच्चे में ये क्वालिटी है कि नहीं है। वो क्वालिटी क्या है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, और वो क्वालिटी कौन देख रहा है? क्या एक आदमी देख रहा है? कितने आदमी देख रहे हैं? या कितनी तरह के आदमी देख रहे हैं? हाँ रुद्राक्ष, कितनी तरह के आदमी देख रहे हैं? 3 तरह के आदमी। जो आपने बोला वो एक तरह का आदमी उसी को देख रहा है। मन को कौन देख रहा है? साइकोलॉजिस्ट। वचन को कौन देख रहा है? इंटरव्यू। और कर्म को कौन देख रहा है? जीटीओ। वेरी गुड, बात समझ में आ गया? इन तीनों में तालमेल, वो आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, वो आपस में बात नहीं करते हैं। बैठिए। अभी साइकोलॉजिस्ट कैसे देखता है? साइकोलॉजिस्ट क्या आपकी शक्ल देखता है? वो क्या देखता है आपका? कैसे? ट्रेनिंग ऑफिस क्या साइकोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ आपका लिखा हुआ काम देखता है? क्या बोला मैंने? साइकोलॉजिस्ट आपका सिर्फ लिखा हुआ काम देखता है। और लिखे हुए काम में क्या क्या आता है? दो चीजें। क्या क्या है? पीपीटी, पिक्चर परसेप्शन, जिसे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी बोलते हैं। क्या होता है वो? कई सारी मतलब कितनी? बहुत ज्यादा बोल रहे हैं 21। हाँ, पूरा तैयारी किया गई? एक नहीं होती बेटा। हाँ, कितनी? 11। मेरे ख्याल से भी 10 से 12 पिक्चरें दिखाई जाती हैं। 10 से 12 पिक्चर का मतलब फोटो दिखाई जाती है। ठीक है, किसी भी तरह की फोटो होती है वो। उसमें क्या करना होता है आपने? स्टोरी लिखनी होती है। उसके बारे में एक कहानी बना के लिखनी होती है। अपना विचार नहीं देना है।
उसके बारे में आपने एक कहानी बनानी है। और आखिरी क्या है? आखिरी वाली स्लाइड क्या होती है? ब्लैंक। अभी आपने क्योंकि पहले ही 10 कहानियां लिख ली तो आपका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ने लग गया। आपने अलग अलग पिक्चरें बना ली। अब क्या हो रहा है? आपका निचोड़ हो रहा है उसके अंदर। तो आप समझ रहे हो साइकोलॉजिस्ट कैसे गेम खेल रहे हैं? तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? पहले एक सिखा देता है, आप कुछ कहानी बनाते हो, फिर दूसरी होते हैं, फिर कहानी बनाते हो, फिर तीसरा बनाता है, फिर कहानी बनाते हो। और जब आपका एक गेम देखने लगे कि ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, इसके अंदर ये रंग है, इसके अंदर ये रंग है, फिर आपके दिमाग में वो खिचड़ी बना के आप आखिरी में क्या प्रोड्यूस कर रहे हो वो बताता है। और इन सब में क्या होना चाहिए? समानता होनी चाहिए। समानता नहीं है तो उनको पता लग जाएगा कि ये बनावटी है या नहीं। तो ये तो हो गया थीमेटिक एप्रिसिएशन या पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। दूसरा क्या होता है? WAT हाँ? WAT वर्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है? कुछ कितने? 60 वर्ड्स। तो क्या है? 60 वर्ड मिलते हैं, 60 शब्द मिलते हैं। उसमें आपने क्या करना है? सेंटेंस बनाने हैं। वर्ड कैसे होते हैं? बहुत मुश्किल होते हैं। नो सर, कैसे कैसे वर्ड होते हैं? जैसे कोई एग्जांपल दे सकता है? एसोसिएशन यूनिटी वगैरह। हाँ? एसोसिएशन यूनिटी वगैरह दे खड़े हो जा, दीजिए। खड़े हो बोलो बेटा, खड़े होके बोलो, खड़े हो। खड़े हाँ? होके फिर बोलो, खड़े हो जा। एसोसिएशन वगैरह यूनिटी वगैरह दे देते हैं सर। वगैरह वगैरह तो कभी मत मेरे सामने यूज करना बेटा। इसका मतलब जो भी वगैरह बोल रहा है ना, इसका मतलब उसने किताब तक खोल के नहीं देख रखी है। अब कोई भी किताब खोल के देख लो। मोबाइल है? नहीं है किसी को? ये स्टाफ आप एनोस CTO साहब खोल निकालिए मोबाइल।